30 साल। बिहार की सियासत में 30 साल से सिर्फ दो ही कहानियां चली है। एक लालू यादव के जंगल राज का डर और दूसरी नीतीश कुमार के सुशासन का भ्रम। एक तरफ सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस का नारा था, तो दूसरी तरफ विकास का यानी कि डेवलपमेंट का वादा था। लेकिन आज अगर हम 2025 में देखते हैं तो बिहार कहां खड़ा है? वही माइग्रेशन, वही बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, वही भ्रष्टाचार। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या बिहार को एक तीसरी कहानी की जरूरत है? एक ऐसी कहानी जो इन दोनों से काफी अलग हो। यह कहानी है प्रशांत किशोर की और उनके जन स्वराज। बिहार की राजनीति को समझने के लिए हमें 1990 के दशक में जाना होगा। ये वो दौर था जब 1967 से 1990 के बीच 20 से ज्यादा सरकारें आई और गई, जिससे स्टेट में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल था। और इसी माहौल में मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने पिछड़े वर्गों को एक नई आवाज दी, और उस नई आवाज का चेहरा जो बने वो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव, उन्होंने मुस्लिम और यादव का एक मजबूत सोशल कॉम्बिनेशन बनाया, जिसने उन्हें 15 साल तक सत्ता में रखा। उनके दौर में पिछड़ी जातियों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जरूर मिला, लेकिन साथ ही साथ बिहार पर जंगल राज का थप्पा भी लग गया। एक ऐसा दौर जो लॉलेसनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स का एक प्रतीक बन गया। और इस जंगल राज के नैरेटिव के जवाब में बिहार ने एक नेता चुना, नीतीश कुमार। 2005 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस के वादे के साथ पावर में आया, और नीतीश कुमार ने शुरुआत में काम भी काफी किया। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, सड़कें बनी, और लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देने जैसी स्कीम्स ने उन्हें सुशासन बाबू का खिताब दिलवाया। नीतीश कुमार ने लालू के मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ने के लिए ईबीसीज और महादलित्स का एक नया सोशल कोएलिशन बनाया, जो आगे चलकर उनके राजनीति की नींव बनी। लेकिन सुशासन बाबू का यह सफर कब पलटू राम में बदल गया, ये बिहार की सियासत की एक सबसे बड़ी कहानी है। नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने के लिए इतनी बार पाला बदला कि उनकी क्रेडिबिलिटी ही दांव पर लग गई। 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से वो अलग हुए। 2015 में अपने सबसे बड़े दुश्मन आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर वो चुनाव जीते। फिर 2017 में तेजस्वी यादव पर करप्शन के आरोप लगाकर वापस वो बीजेपी के पास चले गए। फिर 2022 में फिर से बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एनडीए में वो लौट गए। और इस तरीके के बार बार बदलाव के वजह से उनकी जो सुशासन वाली छवि है वो कमजोर हो गई, और उनकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है वो अचानक से कम हो गई, और उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस में जो दिखने वाली थकान है उसके वजह से एक बहुत बड़ी लीडरशिप वैक्यूम पैदा कर दी। इसी पॉलिटिकल फैटिक का सबसे बड़ा सबूत था 2020 का असेंबली चुनाव। उस इलेक्शन में एनडीए सिर्फ 0.03% के वोट शेयर से जीती है। पूरे स्टेट में सिर्फ 11,150 वोट्स का फर्क था। आरजेडी 75 सीट्स के साथ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, और यह नतीजा एक साफ इशारा था कि बिहार की जनता अब दोनों गठबंधन से थक चुकी है और एक बदलाव चाहती है। और इसी आहत ने एक नए खिलाड़ी के लिए मैदान तैयार कर दिया है। जन सुराज की कहानी प्रशांत किशोर के बिना अधूरी है। प्रशांत किशोर, जो कि कभी यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, 2011 में इंडियन पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में उतरे, और उनके पास मिराज टच था। 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए चाय पे चर्चा और 3D रैली जैसा हाईटेक कैंपेन डिजाइन किया, जिसने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाया। फिर 2015 में नीतीश कुमार के लिए बिहार में बहार है, नीतीश एक कुमार है का नारा दिया और महागठबंधन को जीत दिलाई। और उसके बाद इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में 2017 में, जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश 2019 में, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली 2020 में, और सबसे मुश्किल माने जा रहे चुनाव में ममता बनर्जी को बंगाल और एमके स्टालिन को तमिलनाडु 2021 में जीत दिलाई। सिर्फ एक बार 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ उनकी स्ट्रैटेजी फेल हुई, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें इंडिया का एक सबसे सफल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि अपने करियर के पीक पर प्रशांत किशोर ने यह सब कुछ क्यों छोड़ दिया?
2018 में वो जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन नीतीश कुमार से मतभेद के चलते उन्हें 2020 में पार्टी से निकाल दिया गया। फिर 2021 में बंगाल की जीत के बाद उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये ऐलान किया कि आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू व्हाट आई एम डूइंग, आई वांट टू क्विट दिस स्पेस। Let me just understand this. Right now, you're working with Mamata Banerjee, you're working with Stalin. Will you continue to work with Mamata Banerjee? I want to quit this space. I want to quit this space and I want to be on record with you. I want to quit this space, leave IPAC to be run by the leadership team of IPAC and do something else, spend time with my families. I haven't met my wife or son for months. So I'd rather go and spend some time with them and then we will see where life takes. What do you mean? This is a big thing you're saying. Are you saying you're quitting IPAC for good or you're just taking a break? I will quit this space. और ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं था, ये एक इनसाइडर का रिबेलियन था। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और टीएमसी तक सबके साथ काम करने के बाद पीके ने शायद ये महसूस कर लिया था कि सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है और वो अब सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर, लेकिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि पूरी की पूरी गाड़ी ही खराब है और इसीलिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना। और उसके बाद उनका एक ट्वीट आया, इट्स टाइम टू गो टू द रियल मास्टर्स, द पीपल। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने उन पॉलिटिकल इलाइट्स को एक डायरेक्ट चैलेंज किया था जिन्हें वो पीछे छोड़ रहे थे। फिर 2 मई 2022 को जन सुराज अभियान की उन्होंने शुरुआत की। फिर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के दिन चंपारण की धरती से, जहां से महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, पीके ने अपनी 3500 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा वहीं से शुरू की और ठीक 2 साल बाद यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। नाम और सिंबोलिज्म बिल्कुल साफ था, जन यानी कि लोग और सुराज यानी कि आम आदमी का अच्छा शासन। ये बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जन सुराज का ये जो पूरा विजन है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला स्तंभ है सही लोग। पार्टी का कहना यह है कि वो नए, साफ सुथरे और काबिल लोगों को आगे लाएगी, ना कि परिवारवाद से आए हुए नेताओं को। उनका वादा यह है कि 90% जो उम्मीदवार होंगे वो पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे। दूसरा स्तंभ है सही सोच। जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के लिए एक 15 साल का डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट बनाना और उनका लक्ष्य है बिहार को अगले 10 सालों में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल करना। और तीसरा स्तंभ है सामूहिक प्रयास। प्रशांत किशोर एक ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जिसका फैसला कोई एक नेता या कोई एक परिवार नहीं, बल्कि नीचे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो करेंगे। जन सुराज की सबसे बड़ी ताकत है उनकी पदयात्रा। ये कोई 2-4 दिन का पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। 665 दिन से ज्यादा और 3500 किलोमीटर से लंबा सफर, हजारों गांव और पंचायतों से गुजरते हुए इस पदयात्रा के 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यह है कि सही लोगों को ढूंढना। दूसरा उद्देश्य है कि हर पंचायत की समस्याओं को समझकर उनके लिए एक लोकल डेवलपमेंट प्लान बनाना। और इसका तीसरा उद्देश्य यह है कि लोग और एक्सपर्ट से सलाह लेकर बिहार के 10 जरूरी सेक्टर जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना। तो ये केवल एक पदयात्रा नहीं, असल में एक पॉलिटिकल R&D लैब है। जब बाकी सारी पार्टियां दिल्ली में बैठकर सीट शेयरिंग पर लड़ रही है, तब जन सुराज गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी का जो संगठन है और जो आइडियोलॉजी है दोनों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर, ग्राउंड लेवल पर इस पदयात्रा का कितना इफेक्ट रहा है, क्या असर रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बताती है कि पीके का जो मैसेज है वो कुछ खास वर्गों में काफी तेजी से फैल रहा है। बेरोजगारी और पलायन से परेशान हुए नौजवान, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास और वो अपर कास्ट लोग जो मंडल की राजनीति के बाद से खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। तो पीके का नैरेटिव सीधा है, 30 साल से लालू और नीतीश ने राज किया और बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। दोनों इसके लिए जिम्मेदार है और इसीलिए प्रशांत किशोर लोकल लेवल पर जो करप्शन का मुद्दा है उसको जोर शोर से उठाते हैं। और उसी के साथ साथ नीतीश कुमार की जो आजकल सेहत चल रही है उस सेहत के ऊपर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर नैरेटिव को सेट कर रहे हैं वो नैरेटिव लोगों के गुस्से को और लोगों के मन में जो बदलाव की आशा है दोनों को टच करता हुआ जा रहा है। और उसी के साथ साथ जन सुराज ने यह भी साफ कर दिया है कि वो 2025 का चुनाव सभी 243 सीटों के ऊपर अकेली लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं होगा। क्या ये पार्टी किसी से गठबंधन करेगी? कौन सी पार्टी?
जो आप बनाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। 243 सीट मतलब 243, 242 नहीं। अगर जनसुराज जिस दिन दल बनेगा वो 243 लड़ेगा, 242 नहीं लड़ेगा जी। और इसमें पीके का दावा है कि वो सिर्फ वोट कटुआ नहीं है और उनका टारगेट वो 28% वोटर्स है जिन्होंने 2020 में एनडीए या गठबंधन इनमें से किसी को भी वोट नहीं दिया था। साथ ही साथ उनका मानना यह भी है कि वो दोनों गठबंधन से 10% वोट खींच सकते हैं, जिससे उनका वोट शेयर 48% तक पहुंच सकता है। वैसे देखा जाए तो 48% वोट शेयर ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी को साफ करता है कि वो एक नया पॉलिटिकल सेंटर बनाना चाहते हैं। लेकिन बिहार में बिना कास्ट के समीकरण को समझे सियासत नहीं हो सकती। 2020 के CSDS लोकनीति सर्वे के आंकड़े बिहार की राजनीति का पूरा डीएनए बताते हैं। जो आंकड़े आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हो वो ये बताते हैं कि कौन सी कम्युनिटी किस गठबंधन को, किस अलायंस को वोट करती है, उनका कितना प्रतिशत वोट किस पर्टिकुलर पार्टी को या गठबंधन को जा रहा है। इससे हमें साफ क्लियर हो जाता है कि यहां पर कास्ट और पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना स्ट्रांग है, ये हमें समझ में आ जाता है। तो ये जो नंबर्स हमने देखे हैं, ये नंबर्स हमें दिखाते हैं कि यहां वोट दिया नहीं जाता, यहां वोट कास्ट किया जाता है। आरजेडी का मुस्लिम प्लस यादव वाला सेफ्टी नेट है, तो एनडीए का अपर कास्ट प्लस ईबीसी वोट बैंक उनका किला है। और इसी किले को तोड़ने के लिए निकले हैं प्रशांत किशोर। देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर खुद एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है और इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जाति को इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट के नैरेटिव को जाति के नैरेटिव से हावी करना चाहते हैं। वो डेवलपमेंट के नैरेटिव के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं और बिहार में डेवलपमेंट वाला नैरेटिव सेट करके जाति के नैरेटिव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कम करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। उनके अगर आप स्पीचेस और उनके अगर आप इंटरव्यूज देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को एक ऐसी कॉमन आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं जो जाति की आइडेंटिटी से भी काफी बड़ी हो और काफी इंपॉर्टेंट हो। तो उनका टारगेट वो नौजवान है जिसके लिए रोजगार जाति से भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन दोस्तों यहां पर जनसुराज का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। उनके सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है वोट कटुआ, यानी कि स्पॉइलर वाला जो उनके ऊपर थप्पा लगा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको ये थप्पा मिटाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दोनों गठबंधन है वो यही प्रचार कर रहे हैं कि पीके जीतने तो वाले नहीं है, लेकिन ये किसी एक को हराने के लिए आए हुए हैं। एक सी वोटर सर्वे के मुताबिक 56% लोग जनसुराज को वोट कटर ही मानते हैं और इस परसेप्शन को तोड़ना पीके के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। दूसरी बड़ी चुनौती है एक आंदोलन को एक डिसिप्लिन बूथ लेवल इलेक्शन मशीनरी में कन्वर्ट करना। पदयात्रा से भीड़ तो जुड़ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि बिहार में चुनाव आखिरी के 72 घंटों में जीते या हारे जाते हैं, जिसके लिए एक मजबूत संगठन की जरूरत होती है। तो जनसुराज ने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए एक नया सिस्टम बनाया है, जिसमें बूथ लेवल के जो वर्कर्स है उन वर्कर्स से फीडबैक लिया जाएगा, लेकिन यह सिस्टम अभी भी टेस्टेड नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है पैसा और विश्वसनीयता की। बीजेपी ने पीके के ऊपर शेल कंपनीज के जरिए फंडिंग लेने के आरोप लगाए हैं। पीके ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी कमाई से 98 करोड़ रुपए पार्टी को चेक से डोनेट किए हैं। साथ ही नवंबर 2024 के बाई इलेक्शंस में पार्टी ने 4 सीट्स पर चुनाव लड़ा था और सभी पर तीसरे स्थान पर वो रही है। इमामगंज जैसी सीट पर अप्रोक्सीमेटली 23% वोट शेयर हासिल करना एक नए पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि तीसरे स्थान से पहले स्थान तक जाने का सफर जो है वो काफी लंबा है। इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद जनसुराज के लिए 3 संभावनाएं हो सकती है, यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर हमें देखने को मिलती है। पहला, आप वाला मोमेंट, जनसुराज सभी के अनुमानों को गलत साबित करते हुए चुनाव में पहले स्थान पर आ जाए, जैसा कि प्रशांत किशोर दावा करता है। या तो पहले आएंगे या तो आखिरी आएंगे। तो ये एक हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाला आउटकम है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि जनसुराज किंग मेकर बन सकती है। जनसुराज पार्टी अगर 5 से 10 सीटें जीत लेती है और अगर 2020 की तरह एक हंग असेंबली बिहार में बनती है, तो पीके वहां पर एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं और एक नए पार्टी के लिए किंग मेकर का रोल प्ले करना एक बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है। और फिर तीसरी संभावना बनती है फेल्यूर की। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती और सिर्फ वोट कटुआ बनकर रह जाती है, तो यह साबित करेगा कि बिहार की जाति आधारित राजनीति को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
तो दोस्तों प्रशांत किशोर ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से कई किंग्स बनाए, दिल्ली से बंगाल तक, लेकिन सियासत के इस सबसे कठिन इम्तिहान में अपने ही घर में बिहार में क्या वो खुद को किंग बना पाएंगे? क्या उनका सही लोग सही सोच वाला जो फॉर्मूला है वो बिहार की जातिवाद की जमीन पर काम करेगा, या उनका जन स्वराज का जो सपना है वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा? 2025 में बिहार सिर्फ एक नई सरकार नहीं, शायद अपनी सियासत का एक नया भविष्य चुनेगा, और उस भविष्य की कहानी में जन स्वराज एक पूरा चैप्टर होगा या सिर्फ एक फुटनोट, इसका जवाब बिहार की जनता देगी। तो दोस्तों ये थी प्रशांत किशोर और उनके जन स्वराज की कहानी। कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है जन स्वराज के बारे में और प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे, खुद किंग बनेंगे, या फिर प्रशांत किशोर बस एक पार्टी बन के रह जाएंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।